में बेटा हम देखेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी, इसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे बेटा। ओके, तो उसका एक्सप्रेशन हम डिराइव करेंगे, कैसा होता है उसका एक्सप्रेशन। चलिए आइए फिर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ओके, यस। तो पहले फिगर, तो ये बेटा एक रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये O पॉइंट से पास हो रहा है। O पॉइंट जरूरी नहीं सेंटर होना चाहिए, सेंटर C होता है, तो हमेशा वो सेंटर से पास हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने एक जनरल पॉइंट लिया हो। और ये है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, उस रिजिड बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये बॉडी ऐसी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ओमेगा इस एंगुलर वेलोसिटी से। ओके ओके, अब मैंने आपको बताया कि ये रिजिड बॉडी नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी होती है। तो ये पहला पार्टिकल मास उसका m1 और एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। दूसरा ये पार्टिकल उसका मास है m2 और एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2। ये तीसरा पार्टिकल उसका मास m3, एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3। और ये लास्ट वाला पार्टिकल mn और एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn। ओके, सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि रेडियस को लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको लीनियर वेलोसिटी जो है उस पार्टिकल की ये परपेंडिकुलर होती है। ये दूसरा पार्टिकल, इसकी ये लीनियर वेलोसिटी v2, ये r2 को परपेंडिकुलर। लीनियर वेलोसिटी यानी उसको बोला जाता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये तीसरा पार्टिकल, ओके, तो ये इसकी वेलोसिटी v3, ये r3 को परपेंडिकुलर, और ये v1 ये rn को परपेंडिकुलर। ओके, और ये पूरी रिजिड बॉडी मान लीजिए इसका मास m है, कैपिटल M। तो हमें ये पूरी जो रिजिड बॉडी रोटेट हो रही है इस एक्सिस पे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये I। तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा कि ये जो बॉडी रोटेट हो रही है उसकी ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है, ये रोटेटिंग रिजिड बॉडी की। ओके, तो पहले एक्सप्लेनेशन में हम लिखेंगे कि एक रिजिड बॉडी कंसीडर कीजिए जिसका मास m है, जो रोटेट हो रही है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कहाँ से पास हुआ है, O से पास हुआ है, और ये एक्सिस इस बॉडी के प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉडी है और बॉडी के इस प्लेन को ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये पहला पार्टिकल m1 और एक्सिस से उसका डिस्टेंस r1, ये दूसरा पार्टिकल इधर, इसका मास m2, एक्सिस से इसका डिस्टेंस r2, ये तीसरा पार्टिकल m3, एक्सिस से उसका डिस्टेंस r3, ये आखिर का पार्टिकल mn, एक्सिस से उसका डिस्टेंस rn। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो पहला सेंटेंस, कंसीडर ए रिजिड बॉडी of mass m rotating about an axis of rotation। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट हो रही है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू
पॉइंट ओ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ पॉइंट से पास हो रहा है। एंड अभी बताया मैंने, एंड ये एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है। यस। दूसरे इसमें ये रिजिड बॉडी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बनी हुई है, से n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो लेट द रिजिड बॉडी बी मेड ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स of masses m1, m2, m3 up to mn and at perpendicular distances r1, r2, r3 up to rn from the एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पार्टिकल्स जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है, कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो पहला पार्टिकल r1 इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, दूसरा r2 इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तीसरा r3 इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, और आखिर वाला rn इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। ओके, फिर I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो लेट I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। इस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, और ओमेगा क्या है, यह है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उस बॉडी की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, बॉडी की कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी यानी ही सभी पार्टिकल की वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जितने एंगुलर वेलोसिटी बॉडी की रहेगी उतनी ही हर पार्टिकल की रहेगी। तो इसलिए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यस। सो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, सो इसको हमने इरेज कर दिया। तो अब हम वो एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इक्वल टू क्या आएगा, मुझे बताइए। ये रिजिड बॉडी जितनी भी पार्टिकल्स की बनी हुई है वो सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की सम। तो ये आएगी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी। सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी उनकी सम एडिशन। तो मुझे बताओ फिर पहला पार्टिकल जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी। पहला पार्टिकल m1, तो आपको मालूम है हाफ mv², पहले की। दूसरी की वो भी उतनी हाफ mv², तीसरे की वो भी हाफ mv², प्लस ऐसे करते हुए आखिर वाले की वो भी हाफ mv²। लेकिन जो पहला पार्टिकल है तो उसका मास m1 है, तो m1 और v के जगह v1। दूसरा पार्टिकल है तो मास m2 और वेलोसिटी v2। तीसरा पार्टिकल है तो मास m3, वेलोसिटी v3।
और आखिर वाला पार्टिकल है तो मास mn, वेलोसिटी vn। तो क्या आ गई फिर, ये आ गया हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर प्लस अप टू हाफ mn vn स्क्वायर। अच्छा, अब ये साइड वर्क में आपको मालूम है v इक्वल टू आर ओमेगा, सर्कुलर मोशन में हमने देखा। तो पहले पार्टिकल के लिए क्या होगा, v के जगह v1, r के जगह r1 ओमेगा वैसा ही। दूसरे पार्टिकल के लिए v के जगह v2, r के जगह r2 ओमेगा वैसे ही। तीसरे पार्टिकल के लिए v के जगह v3, r के जगह r3 ओमेगा वैसे ही। और ऐसे करते करते v के जगह लास्ट इसके लिए v1 vn, r के जगह rn ओमेगा वैसे ही। अब बोलेंगे सर ओमेगा चेंज क्यों नहीं किया। मैंने अभी बताया कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये कांस्टेंट है, क्योंकि जितनी एंगुलर वेलोसिटी से ये बॉडी रोटेट हो रही है हर पार्टिकल भी उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी सभी पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट है। हाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पहले के लिए v1, दूसरे के लिए v2, तीसरे के लिए v3, आखिर वाले के लिए vn, तो चेंज हो रही है। डिस्टेंस भी सेम नहीं है, पहले के लिए r1, दूसरे के लिए r2, तीसरे के लिए r3, आखिर वाले के लिए rn, तो डिस्टेंसेस r भी चेंज हुए, लेकिन ओमेगा चेंज नहीं हुआ। तो हमारे पास अभी आप देखेंगे कि ये जो वैल्यूज़ है v1, v2, v3, vn, ये रखो बरा, इसमें तो क्या मिलेगा बताओ। तो ये आएगा हाफ m1 और v1 के जगह r1 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। ये हाफ m2 और v2 के जगह r2 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। ये हाफ m3 v3 के जगह r3 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। और ये प्लस अप टू ये हाफ mn और v के जगह rn ओमेगा स्क्वायर वैसे ही। तो ये हमने लिखा। तो ये आ गया हाफ m1, ये r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ m2, ये r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस अप टू ये हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब आप मुझे ज़रा बताइए कि इसमें से कॉमन क्या आएगा। तो इसमें से कॉमन आएगा हाफ और ये ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी हाफ ओमेगा स्क्वायर और इसमें भी हाफ ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हमने हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। बचा क्या, तो इसमें बचा m1 r1 स्क्वायर बचा, प्लस दूसरे में बताओ तो ये m2 r2 स्क्वायर, तीसरे में m3 r3 स्क्वायर, प्लस अप टू आखिर में तो ये mn rn स्क्वायर बचा। ओके, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर और ये जो ब्रैकेट है, क्या ब्रैकेट है बताओ, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। लेकिन ये फार्मूला तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का है, तो ये ब्रैकेट जो है एक्चुअली ये कौन है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। इसको अगर हम प्रॉपरली लिखे तो ये आएगा हाफ, I पहले लिख लेता हूँ, ओमेगा स्क्वायर बाद में, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। क्या है फिर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ I ओमेगा स्क्वायर, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो ये है वो एक्सप्रेशन। तो लास्ट में हम स्टेप लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, तो ये एक्सप्रेशन मिल गया है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर इसका एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और डायमेंशंस बताने हैं तो कैसे बताएंगे, बताइए। तो चलो वो देख लेते हैं।
तो भाई एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी यानी अल्टीमेटली एनर्जी है। और मैंने आपको बताया एनर्जी रहे वर्क रहे उसका एसआई यूनिट होता है जूल। तो मुझे बताओ फिर, तो एसआई यूनिट इज जूल, शॉर्ट में जे लिखते हैं। सीजीएस यूनिट इज अर्ग, सीजीएस यूनिट क्या है, अर्ग। और डायमेंशंस, डायमेंशंस आर, ये स्क्वायर ब्रैकेट में MLT, MLT। लेकिन मैंने आपको बताया कि डायमेंशन हमेशा कहाँ से फाइंड किए जाते हैं, एसआई यूनिट जूल से। ओके, लेकिन जूल से वो साइंटिस्ट का नाम है, तो डायमेंशन हम जूल से तो नहीं मिला सकते। ओके, तो कैसे मिलाएंगे, ध्यान दीजिए। मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी यानी अल्टीमेटली वर्क होता है। ओके, वर्क, काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी और एनर्जी यानी वर्क होता है। तो वर्क का फॉर्मूला मुझे बता सकते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फोर्स यानी क्या होता है, फोर्स यानी होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ए डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही, ठीक है। तो मास का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर केजी, एक्सेलरेशन का वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और वर्क का हम ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, जूल। तो ध्यान दीजिए अल्टीमेटली जूल का मतलब होता है ये केजी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मुझे बताओ, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया जूल का बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट। यस, तो यहाँ से फिर हम डायमेंशन लिखेंगे। अच्छा, तो ये सेकंड स्क्वायर है ना, ये सेकंड स्क्वायर। ओके, ये केजी मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड स्क्वायर अगर हम अप लिखे तो यही क्या आएगा मुझे बताओ, तो ये आएगा केजी मीटर स्क्वायर, इसको अप लिखा तो यस -2। अब आप डायमेंशन लिख सकते हैं, केजी का पावर कुछ भी नहीं है, केजी का पावर कुछ भी नहीं यानी 1। तो मुझे बताइए क्या आएगा फिर, तो केजी मास यानी केजी 1, लेंथ यानी मीटर 2, और टाइम यानी सेकंड -2। तो ये डायमेंशन आ गया m1L2T -2, ये डायमेंशन आ गया उसका काइनेटिक एनर्जी का। तो ऑलवेज ख्याल में रखिए काइनेटिक एनर्जी यानी अल्टीमेटली एनर्जी यानी अल्टीमेटली वर्क, और उसका डायमेंशन होता है m1L2T -2, एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग। ओके बेटा, तो ये हुआ हमारा एक्सप्रेशन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। सो थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। ओके।